हरियाणा न्यूज़ लाइन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, अपनी सीरीज चली हुई है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, और इसमें अपनी सीरीज़ में 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। पहली वीडियो हमारी आई थी सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी को लेकर। दूसरी वीडियो जो हमारी आई है वो आई है हमारी सरकारी शिक्षण संस्था वर्सेस प्राइवेट शिक्षण संस्था, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। आज इसी कड़ी में तीसरी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इस पे, और जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल, या फिर अगर हिंदी में मैं बात करूं तो सरकारी अस्पताल वर्सेस प्राइवेट अस्पताल। क्या रहता है भाई इलाज में, इन दोनों में फ़र्क? और जैसा मैंने आपको बताया, इंसान की 3 मूलभूत सुविधाएं होती हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा के ऊपर और रोजगार के ऊपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियो में। आज स्वास्थ्य के ऊपर बात करते हैं। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में फ़र्क जान लेते हैं। सबसे पहले सरकारी अस्पताल क्या होता है? जो सरकार की निगरानी में होता है, सरकार के द्वारा बनाया जाता है। सरकारी चिकित्सक वहाँ पर होते हैं, और दवाइयाँ वगैरह जो है सभी वहीं पे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, मिलती हैं तो कितनी मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, और किस किस प्रकार का इलाज वहाँ पर किया जाता है। और ठीक सेम ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में भाई इलाज कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है, कितना तक का खर्चा आ जाता है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। सरकारी अस्पताल भाई हमारे गांव से ही लगा लेते हैं कि हर एक गांव में, शहर में सरकारी अस्पताल होते हैं, जिनको हम सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं, सामान्य अस्पताल बोलते हैं। और इनमें आज के दिन, पहले तो नहीं लगती थी, अब पर्ची बनने लगी है। 5 रुपये की पर्ची बनती है। और महिलाओं के लिए, अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड बना के देती है। अब इसमें इलाज की क्या प्रक्रिया रहती है कि सबसे पहले आप ओपीडी पर्ची बनवाओ, और जिस भी विभाग में आपको दिखाना है उस विभाग में आप जाओ, और वहाँ पर आप अपने बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताओ। डॉक्टर देखता है और प्रेस्क्राइब करके दवाइयाँ लिख देता है। इसके अगेंस्ट अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर जो होता है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में। जाते हैं सबसे पहले, वो आपकी ओपीडी स्लिप बनाएगी। उसकी एक मिनिमम या मैक्सिमम जो भी उनका एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि ओपीडी की कितनी फ़ीस होती है, वो फ़ीस पहले आप सबमिट करते हैं, वहाँ पर काउंटर पर जमा करते हैं। उसके बाद आपको एक ओपीडी स्लिप दी जाती है, और वो ओपीडी स्लिप लेके जिस भी विभाग में आपको जाना है, जिस भी विभाग के डॉक्टर को आपको दिखाना है, उस की स्लिप के ऊपर बाकायदा डॉक्टर का नाम भी लिखा होता है। तो उसके पास आप जाते हैं और अपनी परेशानी, बीमारी के बारे में बताते हैं, और डॉक्टर आपका डायग्नोस, निरीक्षण करके लिख देता है दवाइयाँ वगैरह जो भी। सर्जरी की अगर बात करूँ तो सर्जरी में जो छोटी सर्जरी होती हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वो ना के बराबर या कुछ खर्चे में हो जाती हैं, जबकि जो बड़ी सर्जरी होती हैं उनमें सरकारी हॉस्पिटल में भी खर्चा लगता है भाई। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लगता ही लगता है, सीधी सी बात है। ये कोई बड़ी
कोई साइंस नहीं है इसमें। दूसरी बात है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आज के दिन हमारी सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड भी बना दिया गया, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री है हर एक नागरिक का, जिसके पास भी आयुष्मान कार्ड है। अब आयुष्मान कार्ड की क्या क्राइटेरिया है कि भाई वो किस किस को मिल सकता है, किस किस का वो बढ़ सकता है, उसके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे बाद में। लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि आयुष्मान कार्ड होता है, पहले पूछ लेते हैं वो आयुष्मान कार्ड है या नहीं, होता है तो उसके बिहाफ पे करते, नहीं होता है तो अपना अलग क्राइटेरिया होता है। आयुष्मान कार्ड पे कुछ सर्जरी जो हैं वो आपको हाफ रेट में या कुछ मिनिमम चार्जेस दे के या भाई रियायत भी हो जाती है, माफ़ हो जाता है, और जो पैसा होता है वो आयुष्मान योजना के तहत हॉस्पिटल में आ जाता है, या भाई प्राइवेट में भी आयुष्मान कार्ड लागू है आज के दिन तो आयुष्मान के थ्रू सरकार जो है वो पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भेजती है। अब अगर मैं बात करूं फैसिलिटीज़ की, जैसे मैंने आपको बताया सरकारी अस्पताल में जाते हैं, लाइन में लगते हैं, घंटों लाइन में रहना पड़ता है, तब जाके आपका नंबर आता है, स्लिप बनती है, स्लिप लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ भी आपको लाइन लगी हुई मिलती है, घंटों बैठना पड़ता है, और जब नंबर आता है तब आपका डायग्नोज होता है और डॉक्टर दवाइयाँ लिख देता है। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है, आप जाते हो, लाइन हो सकता है वहाँ पर भी भीड़ हो, और ऑब्वियसली होती भी है, तो वहाँ पर बाहर एक प्लेट होती है जिसके ऊपर नंबर दिखाई पड़ता है कि आपका नंबर कौन सा है। ये आजकल सरकारी में भी कर दिया गया है, सरकारी में कभी चला देते कभी नहीं, लेकिन प्राइवेट में बाकायदा नंबर आपको चलता, और एक बाहर उनकी रिसेप्शनिस्ट के जैसे ही बिल्कुल एक असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, पीए डॉक्टर की जो होती है वो बाहर मिलती है, वो आपकी ओपीडी स्लिप पे अंदर पहुंचाती है, और जब आपको का नंबर आता है वो आपको अंदर बुलाते हैं, आपका डायग्नोज करते हैं, और जो भी आपकी बीमारी है डायग्नोज करके दवाइयाँ अगर प्रेस्क्राइब करनी है तो दवाइयाँ लिखते हैं, और अगर सर्जरी वगैरह करनी है तो वो वहीं पे लिख के आपको बता देते हैं कितना क्या खर्चा आएगा। वो सारा काम भाई उनकी जो मैनेजमेंट टीम होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम, MBA किए हुए लोग वहाँ पर बैठते हैं, वो देखते हैं। डॉक्टर का काम केवल वहाँ पर इलाज का होता है प्राइवेट में। सरकारी में क्या आया, आपने पर्ची बनवाई, वहाँ पर गए, आपने दिखाया, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी। अब दवाइयाँ वहाँ पर डिस्पेंसरी में आप जाते हैं, डिस्पेंसरी में दिखाते हैं कि भाई डॉक्टर ने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, सामान्य एक 5 दवाइयाँ लिखी हैं, 5 में से 3 के ऊपर लिख देगा वो NA, 2 आपको दे देगा। NA का मतलब नॉट अवेलेबल, या फिर आपको स्टॉक लिस्ट भी दिखाई देती है, और स्टॉक लिस्ट पे बाकायदा अगर रूल के हिसाब से देखें तो कौन से मंथ में किस तारीख का स्टॉक कितना है वो पूरा डाटा वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन आज के दिन अगर देखने में आता है तो स्टॉक रजिस्टर उनके पास ही रहता है, वो स्टॉक को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे वो जाने। लेकिन जो दिखने में आता है, अभी महीना चल रहा है अगस्त का, और सरकारी में अगर मैं बात करूं तो अपडेट है ही नहीं, यही नहीं पता कि वो कौन से महीने का स्टॉक है तो कितना है, कितनी क्वांटिटी में स्टॉक है। और NA जो लिखता है फार्मेसी वाला कि भाई नॉट अवेलेबल। आप मुझे एक बात बताइए, सरकारी हॉस्पिटल अस्पताल में इंसान क्यों जाता है? भाई सीधी सी बात है, उसकी जेब में बजट की कमी है, या वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाने में सक्षम है, अपने आप में योग्य नहीं है, इसीलिए वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है। अब सरकारी में गया और वहाँ पर भी दवाइयाँ अगर बाहर से लिख दी तो फिर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने का फ़ायदा क्या है? 5 दवाइयाँ लिखी, 2 वहीं पे मिली, 3 बाहर से लेके आए, इतना ही खर्चा लग गया, तो फिर बाहर ही करा लें, 2 दवाई भी ले लेंगे बाहर से। जब 3 ले सकते हैं तो 2 भी ले लेंगे, सीधी सी बात है।
या फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो डॉक्टर वही दवाई लिखे जो आपके पास अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है फार्मेसी वाले की, फार्मासिस्ट की, कि आप डॉक्टर को बताएं कि भाई ये स्टॉक नहीं है या इतना स्टॉक बचा हुआ है। डॉक्टर का और फार्मेसी वाले का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कहने का मतलब अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन कोई कॉम्बिनेशन, कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं, जिसकी वजह से ये गैप बन जाता है और डॉक्टर वो दवाइयाँ लिखता है जो वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, जिस वजह से बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती है और उनका पैसा देना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है, वहाँ पर भी फार्मेसी होते, लेकिन प्राइवेट में तो सीधी सी बात है, पैसा देना ही देना है, उसकी तो बात ही अलग है। रही बात सर्जरी की, जैसे बात कर रहे थे, कोई बड़ी सर्जरी करनी पड़ गई तो उसमें भी जो अपरेटस यूज होते हैं, मेडिकल अपरेटस सर्जरी में, वो आपसे बाहर से मंगवाएंगे, ये चीज़ हॉस्पिटल में नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? कोई पूछने वाला हो आपसे, सरकारी अस्पताल में अपरेटस ही नहीं है, क्या इंडिकेट करता है, क्या संदेश देता है? अगर नहीं है और किसी को इमरजेंसी में वहाँ पर इलाज की ज़रूरत पड़ गई सर्जरी की, और आपके पास में अपरेटस ही नहीं है, तो आप सर्जरी कैसे करोगे? तो ये भी एक प्रश्नचित चिन्ह लगाता है सरकारी अस्पतालों पर। अब आप मुझे ये बताइए कि भाई आप सरकारी अस्पताल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या प्राइवेट अस्पताल को? सीधी सी बात है, जिसकी जेब में बजट है, जिसकी जेब अलाउ करती है, जिसकी जेब में पैसा है, वो तो इजीली प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा लेगा, उसका तो सवाल ही नहीं है। सवाल सबसे बड़ा है मिडिल क्लास लोगों का, गरीब तबके का, जो लोग ठीक से 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाते, दिहाड़ी मजदूर करने वाले, वो अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर दवाइयाँ उनको बाहर से लेनी पड़ेगी तो कितना वजन उनके ऊपर पड़ता है, ये बात आप सोच सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लेते हैं, नहीं लेते हैं? वो स्वास्थ्य मंत्रालय को भी देखना चाहिए। डॉक्टर हैं, नहीं है, इस चीज़ के ऊपर निगरानी भी रखनी चाहिए। अगर डॉक्टर है तो वो टाइम का पाबंद है या नहीं है, टाइम पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ के ऊपर भी निगरानी होनी चाहिए। साफ सफाई हॉस्पिटल में कैसी है, इसके ऊपर हॉस्पिटल सीएमओ की जिम्मेवारी बढ़ती है कि हॉस्पिटल में साफ सफाई का ध्यान कैसा रखा जा रहा है, क्योंकि बीमारियां वहीं आती हैं जहां पर गंदगी होती है। साफ सफाई वाले एरिया में बीमारियां बहुत कम, ना के बराबर होती है। अब सरकारी हॉस्पिटल में सफाई का आप खुद ही बता सकते हो, मैं भी गया हूँ, आप भी गए हो, कैसी सफाई वहाँ पर होती है सबको पता है। अगर वो ही सफाई जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी है कि स्वच्छ भारत अभियान, और स्वच्छता कहीं है ही नहीं, ये चश्मा है, इस पे लिखा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। जहाँ पे स्वच्छ भारत है वहाँ पे स्वस्थ भारत नहीं है, और जहाँ पे स्वस्थ भारत है वहाँ पे स्वच्छता नहीं है। तो इसको भी थोड़ा सोचने की बात है। कथनी और करनी दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे स्वच्छता है वहाँ पे स्वच्छता ऑब्वियसली होगी, लेकिन जहाँ पे स्वच्छता ही नहीं है वहाँ पे स्वच्छता नहीं होगी। और अस्पतालों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ये कोई बताने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी टाल मटोली चलती रहती है, हड़तालें होती रहती हैं, सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं रहता, बीमारियां फैलती रहती हैं, डॉक्टर अब्सेंट रहते हैं, डॉक्टर भी हड़ताल कर लेते हैं, दवाइयाँ की अब्सेंसीज मिलती है, स्टॉक कम मिलता है,
मेडिकल अपरेटस वहाँ पे मिलते नहीं है, बाहर से लेके आने पड़ते हैं। ये हालत है आज के दिन हमारी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की। अब आप लोग मुझे बताइए कौन सा हॉस्पिटल बढ़िया है, गवर्नमेंट और प्राइवेट? कौन से हॉस्पिटल का इलाज सबसे बढ़िया है, गवर्नमेंट और प्राइवेट? कौन से हॉस्पिटल में हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड होल्डर डॉक्टर्स पाए जाते हैं, मिलते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट? आउटकम्स जो निकल के आती है वो किस हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा बढ़िया निकल के आती है, मरीज कहाँ पर ज़्यादा ठीक हुए हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट? कितने ही ऐसे पैरामीटर हैं जो मैं आपको यहाँ पर गिनवाऊँ गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट के, जिनमें देखने में आएगा, अगर मैं पैसे की बात छोड़ दूँ, एक जनरल बात करूँ सीधी सी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर ऑल फार बेटर देन दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और इसके एवज में एक बात और है, एमएलसी और नॉन एमएलसी, ये बात भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। जब आप ओपीडी स्लिप बनवाते हैं तो उसके ऊपर जो स्लिप चिपकाई जाती है कंप्यूटराइज्ड, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है बाकायदा नॉन एमएलसी पर्पसेस फॉर एमएलसी पर्पसेस। इसका मतलब होता है मेडिको लीगल यूज के लिए अगर है तो आपकी एमएलसी बनती है, नॉन मेडिकल नॉन एमएलसी होती है। जो सिंपल इलाज के लिए जाता है उनको नॉन एमएलसी में काउंट करते हैं, और किसी की भाई चोट फेट लड़ाई झगड़े में होती है तो वो हम एमएलसी में काउंट करते हैं। और एमएलसी का ज़रिया ये होता है कि भाई वो चोट देखते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो एमएलसी बनाए या ना बनाए। कई बार एमएलसी ना बनाने और बनाने को लेकर भी झगड़े तक देखने को मिलते हैं, डॉक्टर मना कर देता है जबकि चोट साफ दिखाई देती है पेशेंट के शरीर पे, फिर भी बोलता है वहाँ जाइए वहाँ जाइए। अब मैं अपने हरियाणा के झज्जर के बादली हलके का ही आपको एक उदाहरण देता हूँ। पहले एमएलसी केसेस झज्जर में ही हो जाते थे, लेकिन अब जो पीएचसी है यहाँ पर झज्जर से उठा के ढाकला अटैच कर दिए। अब आप ये बताओ झज्जर डिस्ट्रिक्ट के में और बादली ब्लॉक में, बादली हलके में कितने गांव आते हैं, उनकी अगर एमएलसी उनको कटवानी है तो ढाकला पीएचसी जाना पड़ेगा, झज्जर हॉस्पिटल में आपकी एमएलसी नहीं होगी। इमरजेंसी केस है, चोट ज़्यादा है तो डॉक्टर बना देता, नहीं तो डॉक्टर बोलता है ढाकला जाइए। अब रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, चोट लग गई और डॉक्टर देखता है कि नॉर्मल चोट है और एमएलसी के लिए बोल देता है कि भाई ढाकला जाइए आप। रात के वक्त सर्दियों का टाइम, धुंध ऊपर से गिर रही है, जबकि वो एमएलसी झज्जर में भी कट सकती है, लेकिन नहीं, ढाकला जाइए। तो कहने का मतलब मेरा ये कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा था, एमएलसी जब दोनों जगह पे कट सकती है और बन सकती है, प्रावधान है, तो झज्जर क्यों नहीं कट सकती, वो ढाकला क्यों जाना? या फिर कहने का मतलब ये है, कहीं पे भी अगर एमएलसी कटवा रहे हो तो आप एमएलसी भाई चार्जेबल होती है, कुछ चार्ज उसका दिया जाता है, एमएलसी का चार्ज दिया, एमएलसी बनाओ, आप बात खत्म। चोट आपको दिखाई दे रही है, आप चोट उस पर मेंशन करो। लेकिन नहीं, बात अटकाने वाली, क्योंकि डॉक्टर की जवाबदेही हो जाती है। डॉक्टर को गवाही के तौर पर भी बुलाना हो सकता है कोर्ट का एमएलसी केसेस में, इसलिए उस प्रक्रिया से बचने के लिए डॉक्टर भी एमएलसी केसेस से बचते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देने की है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या के फंडामेंटल राइट्स हैं। एमएलसी केसेस अगर आपको बनवाना है तो वो किस प्रकार बन सकता है, वो मैंने आपको बता दिया है। एमएलसी का काउंटर अलग से होता है,
प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पर तो बिल्कुल अलग से होता है एमएलसी काउंटर। वहाँ पर तो आपका जाते ही भाई चोट फेट है जो भी है, एमएलसी बनवानी है सीधा एमएलसी हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट में थोड़ी ये प्रक्रिया लचीली है, तो इसके ऊपर भी स्वास्थ्य मंत्रालय और विभाग ध्यान दे और अमल में लेके आए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो में जो जानकारी आपको देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और ये भी बताएं साथ में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें नीचे कि भाई आपको कैसी वीडियो लग रही है, विचार कैसे लग रहे हैं, वीडियो में जो जानकारी है वो कैसी लग रही है। और साथ में इसी प्रकार की तमाम जानकारी पाने के लिए अपने चैनल हरियाणा न्यूज़ लाइन को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि जब भी हम अपनी अगली वीडियो बनाएं तो आपको ढूंढनी ना पड़े और आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। इसी के साथ भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग बताइए कमेंट करके अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।